तो कमजोर वर्गों को यही नहीं पता कि उनका अपना कौन है, उनका पराया कौन है। पिछड़े और दलित वर्ग की समस्या एक जैसी है, उनको मिलकर राजनीति करनी चाहिए। जब हम औरों को बनाते हैं तो अपने को क्यों नहीं बना सकते, अपने विचारधारा को क्यों नहीं मजबूत कर सकते। पिछड़ा वर्ग है, इसको लेके भी पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन 9 अक्टूबर, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिन है, उसके अवसर पे ये सम्मेलन लखनऊ में होगा। मिर्जापुर में प्रदीप पटेल की पीट पीट के हत्या करी और दबो दिया उसको। 2 कैबिनेट मिनिस्टर, 42 एमएलए और 10 सांसद के होते हुए भी आपके समाज पे जुर्म जाती होती है, ये संदेश देने के लिए कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। बीजेपी, तमाम दल, कांग्रेस, तमाम सब दल जो हैं हमें पोजीशन तो देते हैं, पावर नहीं देते। लोग कितनी साजिशें, कितने आरोप, कितने षड्यंत्र करते रहे, हम आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। और जब तक इस विचार की राजनीतिक शक्ति उत्तर प्रदेश की कुर्सी तक नहीं जाएगी, तब तक हम लोग पूरी मजबूती से लड़ते रहेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं एक हाईवे पर हूं और हाईवे से अगर इस तरफ आप चले जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र आ जाएगा और जहां से हम आए हैं वहां अनुप्रिया पटेल जी जो मंत्री हैं उनका संसदीय क्षेत्र है। उस हाईवे पर बैठ करके हम ये चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ सम्मेलन के बहाने यहाँ किस तरह की राजनीति को टटोलने आए हैं। हम उनसे बात करते हैं। ओबीसी वर्ग को लेकर के अभी आपने घोषणा की कि कोई बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, क्या योजना है ओबीसी? देखिए, 1931 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग 52% आबादी पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग की है। लेकिन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल रिप्रेजेंटेशन उनका कितना है, इस बात को जब आप देखेंगे, कोई एग्जैक्ट जो है डेटा किसी के पास नहीं। 52% आबादी गणना में आती है और इनको 27% आरक्षण का एक जुमला दे दिया जाता है, और वो भी आज तक बहुत सारे स्टेट ऐसे जिसमें पूरा नहीं हुआ। कहीं 12%, कहीं 10%, कहीं 15%, कहीं 17%। तो मैं समझता हूँ कभी कभी कि इतना भोला भी कोई समाज हो सकता है कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही ना हो, अपने अधिकारों को लेना नहीं चाहता हो। या फिर 2 ही चीजें हो सकती है, क्या तो इतना भोला हो या इतना सक्षम हो कि उसको आवश्यकता ही नहीं है। तो सक्षम तो नहीं है, तो फिर इसको मैं भोलापन नहीं कहूँगा, ये कहूँगा उनके नेताओं ने उनको भोला बना रखा है। भोले बने रहेंगे, अपना हक अधिकार नहीं मांगेंगे, तो नेतागिरी चलती रहेगी। इसलिए जिस तरह से प्रबुद्ध सम्मेलन हुए, अभी भी जारी हैं, फिर मुस्लिम संवाद हुआ, तो जो पिछड़ा वर्ग है इसको लेके भी भाईचारा बनाओ, अस्तित्व बचाओ, पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन 9 अक्टूबर, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिन है, उसके अवसर पे ये सम्मेलन लखनऊ में होगा। क्योंकि जब हम पूरा आंदोलन देखते हैं तो हमें इस आंदोलन में, जिससे सामाजिक न्याय शुरू हुआ, जिससे मानवतावादी सोच का विकास भारत में हुआ, उस पूरे आंदोलन में हमें दिखेंगे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, महामना राम सुवर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी, पेरेलल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर। फिर हमें दिखेंगे बाबू शिवदयाल चौरसिया, संतराम बी ए प्रजापति, ब्रह्मानंद लोधी, तमाम हमारे जो महापुरुष दिखाई देंगे। और ये जो आंदोलन जिन लोग थे, सब आज के संवैधानिक व्यवस्था में पिछड़े वर्ग के आते हैं। तो कमजोर वर्गों को यही नहीं पता कि उनका अपना कौन है, उनका पराया कौन है, और कोई बताना भी नहीं चाहता। तो हम लोगों ने ये मान्यवर काशीराम साहब की तर्ज पर शुरुआत की है। वो लेके आए महाराष्ट्र से यहाँ साहू जी महाराज को, फूले महाराज को, कि लोग उनको जाने। भाई, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को तो स्वीकारता भारतीय जनता पार्टी देने लगी है, लेकिन लंबे समय तो नहीं किया, माँ सावित्रीबाई फूले को भी। लेकिन जब वो अपना काम कर रहे थे तो यही दल तो नहीं थे, लेकिन उस विचार के जो लोग थे, कीचड़ फेंकते थे, जो अंधविश्वास, पाखंडवाद, सामंतवाद, ब्राह्मणवाद को मानने वाले लोग थे, यही उनके ऊपर कीचड़ फेंकते, उनको रोकते थे। जब वो महिलाओं को पढ़ाने की बात करते थे, कहते थे कि अकाल आ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, बीमारियां आ जाएंगी तमाम तरह की। क्यों? कि महिलाएं शिक्षा ना ग्रहण कर लें, वंचित वर्ग के बच्चे, बेटा बेटियां शिक्षा ना ग्रहण कर लें। तो ये जो खेल है, इस खेल को समझना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ वोट के लिए आपको भाई कहते हैं और चुनाव के बाद आपके अधिकार को ढकारने काम करते हैं। कुछ लोग आपके भाई हैं, आप उनसे मुंह, कभी किसी कारण से, कभी राजनीतिक समीकरणों में मुंह फैला के इधर बैठे हैं, अपने भाइयों का हाथ ही नहीं पकड़ना चाहते। तो जब 1949 में बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ आए लखनऊ, तो उन्होंने कहा कि पिछड़े और दलित वर्ग की समस्या एक जैसी है,
उनको मिलकर राजनीति करनी चाहिए। और अगर 51% सहमति उनके मुद्दों बन जाती है तो उनकी राजनीति कामयाब हो सकती है। जब हम औरों को बनाते हैं तो अपने को क्यों नहीं बना सकते, अपने विचारधारा को क्यों नहीं मजबूत कर सकते। और मैं बड़ा खुश हूँ कि हमारे जो पिछड़े वर्ग के लीडरशिप है हमारी बहुजन समाज की, हमारे दल में, हमारे संगठन में, वो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। उनमें बड़ा उत्साह है कि हम तारीख तय हो गई है। हाँ, भारतीय राजनीति में एक लाइन दे रहे हैं और उस लाइन के पीछे पीछे, क्योंकि वो लाइन ही 30-35 साल पहले काशीराम साहब दे थे, उसके पीछे पीछे सारे दल भाग रहे थे। हम पहले शख्स हैं जो संविधान लेके घूमते थे नीरज भाई। हम पहले शख्स हैं जो बहुजन भाईचारे पे, उनके हक अधिकारों पर डेटा लेके आते थे। और हम अब प्रभु सम्मेलन हमने शुरू किया, जहाँ एक ही जाति का सम्मेलन होता था वहाँ बहुजन समाज के लोगों का सम्मेलन होता है। 9 अक्टूबर, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिन है, उसके अवसर पे ये सम्मेलन लखनऊ में होगा और पार्टी उसकी मजबूत तैयारी कर रही है। और उम्मीद है सम्मेलन भी ऐतिहासिक होगा और सम्मेलन की गूंज भी आखिरी वंचित व्यक्ति के घर तक जाएगी। मतलब 9 अक्टूबर डेट फिक्स हो गई। हम लोगों ने अपनी तरफ से फिक्स कर ली है। तैयारियां भी हमारे जो लीडरशिप है बहुजन समाज की मंडली, उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। तो उसमें स्पेसिफिक पिछड़े वर्ग के अधिकारों पर बात होगी, अधिकारों बात होगी, चर्चा होगी, किस तरह से जो है इस समाज का जो सोया हुआ बड़ा तबका है वो जाग जाए। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। कल हम मिर्जापुर में थे और मिर्जापुर में प्रदीप पटेल की पीट पीट के हत्या करी और डबो दिया है उसको। अब वो प्रदीप पटेल, जब पटेल टाइटल आएगा तो आपको पता लगेगा कि भाई वो कुर्मी समाज से है। तो उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज की राजनीतिक हैसियत आप इस तरह आकी है अभी कि 2 कैबिनेट मिनिस्टर, 42 MLA और 10 सांसद के होते हुए भी आपके समाज पे जुर्म जाति होती है। और जुर्म जाति की विनता ये होती है कि उसको वो एक उसका साथी भीख मांगता रहता है कि भाई छोड़ दो, उसकी जान बख्श दो, लेकिन वो उसको डुबो के मार देते हैं, ये संदेश देने के लिए कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। मिर्जापुर में सांसद भी उसी समाज से। अब समझिए कि न्याय के लिए सांसद होते हुए, मिनिस्टर होते हुए, विधायक होते हुए भी फिर भी लड़ना पड़ रहा है। ये इस बात का स्पष्टीकरण है कि अगर आप पावर में नहीं है, बीजेपी, तमाम दल, कांग्रेस, तमाम सब दल जो हैं हमें पोजीशन तो देते हैं, पावर नहीं देते हैं, पद देते हैं, पावर नहीं देते। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। मैं कहता हूं कि विधायक सांसद तो बन सकते हैं, सत्ता में नहीं आ सकते। तो ये आपके सामने है। अगर वो सत्ता में, वास्तविक सत्ता में होते तो शायद प्रदीप पटेल को की हत्या करने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं। इसलिए पिछड़ा वर्ग सम्मेलन होगा, अधिकारों पर चर्चा होगी, सकारात्मक वार्ता होगी, पॉलिसियां बनेंगी, मैनिफेस्टो बनेंगे और उन मैनिफेस्टो को लेकर हम लोग जमीन पर जाएंगे और समाज से समर्थन मांगने का काम करेंगे कि वो हमें अवसर दे कि हम जो करना चाहते हैं वो करके दिखाएं। अगर जैसे PSC वाला जो विषय है, 1984 के बाद कभी PSC की जो है पदोन्नति पे चर्चा नहीं हुई। सरकारें आई, सरकारें बदली, नेता आए, नेता गए। हमारा जो PSC और सशस्त्र बल है उनके प्रमोशन पे किसने सोचा नहीं। जब ये विषय हमारे सामने आया तो इसमें लेटर हम लोगों ने जारी किया और जब लेटर जारी हुआ तो चाहे अभी रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन दिखावे कोई सही, या समझिए कि समझ के कि ये विषय चंद्रशेखर के हाथ में ना चला जाए, तो कमेटी तो बना दी गई है। मैं तो आशा विश्वास करता हूँ, क्योंकि जनहित का मामला है, सरकार इसका मजबूत संज्ञान लेगी और ये प्रमोशन जैसे सामान्य नागरिक पुलिस का होता है उनके सापेक्ष में जब नहीं हो रहे थे वो प्रमोशन होंगे और उनको भी पदोन्नति का लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये जो मांगे हैं, ये मांगे जनता के जरिए हमारे बीच आती हैं और जो मांगे हमारे पास आ जाती है, हमारा रिसर्च सेंटर काम करता है, हम उनको उठाने का काम करते हैं। इसी तरह से ओवरसीज जो है स्कॉलरशिप की मांग के लिए भी हम लोग अब लड़ेंगे कि हजारों बच्चे जो हैं उत्तर प्रदेश के वो पढ़ने के लिए जाएं विदेश में, विदेश शिक्षा हासिल करें। भाई विदेशी शिक्षा का पुराना आप इतिहास देखिए। विदेशी शिक्षा बाबा साहब अम्बेडकर ने ली, संविधान लिखा, कानून मंत्री रहे, देश के लिए बहुत बड़ा योगदान किया। तो विदेशी शिक्षा मात्र शिक्षा नहीं है, उस शिक्षा से जो बहुत बड़े बदलाव होते हैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण और सबसे जो है निकष उदाहरण, नजदीकी उदाहरण वो है वो बाबा साहब अम्बेडकर। तो बाबा साहब अम्बेडकर अगर शिक्षा नहीं ग्रहण करते विदेश में जाके तो संविधान कैसे लिखते? संविधान नहीं लिखते। संविधान में महिलाओं को, शोषितों को, वंचितों को, पिछड़े दलितों को हक अधिकार कैसे दिलाते? उनके लिए लड़ाई कैसे लड़ते? उनको जगाने का काम कैसे करते? सामाजिक आर्थिक शक्ति को कैसे समझते? तो विदेशी शिक्षा का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ तो टॉप 100 में भी नहीं है। हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं है। जो दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटियाँ हैं हम तो उसमें दूर दूर तक भी नहीं है। यानी कि हम किस स्तर की शिक्षा दे रहे हैं? हमारे यहाँ धार्मिक शिक्षाओं पर जोर दिया जा रहा है और जो मॉडर्न एजुकेशन है,
साइंटिफिक जो एजुकेशन है उससे मुंह मोड़ा जा रहा है। इसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है कि अच्छे इलाज ना मिलने के कारण, और कई तरह तमाम तरह आज भी जो है लोगों की जान जो अंधविश्वास पाखंडवाद में जाती है। हम लोग जहाँ बैठे हैं इस समय, इस तरफ चले जाएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र आएगा, इस तरफ चले जाएंगे अनुप्रिया पटेल जी का संसदीय क्षेत्र आएगा, जहाँ कल आपने बड़ा कार्यक्रम भी किया। उनके पति भी उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं। मिर्जापुर के कार्यक्रम को देखने के बाद क्या लगता है कि पिछड़ा वर्ग बहुत तेजी से पार्टी की तरफ जुड़ रहा है? क्या था कल के उस भीड़ को देख करके, क्या महसूस हुआ? नहीं, ऐसा है, हम आपको बहुत शानदार बात एक बताते हैं। कल हम जितने पदाधिकारियों से मिले सब मजबूत क्रांतिकारी थे, और हमने जो एक अच्छी बात इस जिले में हमें लगी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, क्योंकि ट्राइब यहीं आके है, ये भी आप समझिए, पूरे उत्तर प्रदेश में यही संसदीय क्षेत्र जहाँ जो है सोनभद्र और जो है अपना शेड्यूल ट्राइब है। तो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट की तमाम जातियों की और पिछड़े वर्ग का एक बहुत शानदार जो है, जिनमें यादव भी थे, जिनमें पटेल भी थे, जिनमें मौर्य भी थे, एक बहुत अच्छा संगठन जो है जिंदा लोगों का, ऊर्जावान लोगों का, जागरूक लोगों का देखने को मिला, और बड़ा दिल में खुशी है। सब समझदार, कोई 20 साल किसी दल में काम करके, कोई 25 साल के दल में काम करके, और फिर इस बात पे हम पे देने को बहुत कुछ नहीं नीरज भाई, वैचारिकी के आधार पे उन्होंने इस आंदोलन को चुना। और कल जब उनसे बात हुई तो दिल में बड़ी खुशी हुई। रिटायर्ड कर्मचारियों से, वर्तमान कर्मचारियों से, सबके दिल में इच्छा है कि आप होप हैं, आप वैचारिक आंदोलन की कसौटी पे खरे उतरे हैं। लोग कितनी साजिशें, कितने आरोप, कितने षड्यंत्र करते रहे, हम आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। और जब तक उत्तर प्रदेश में इस विचार की राजनीतिक शक्ति उत्तर प्रदेश की कुर्सी तक नहीं जाएगी, तब तक हम लोग पूरी मजबूती से लड़ते रहेंगे। और जिस दिन चली गई तो इतना अच्छा काम होगा, उनकी दिली इच्छा ये है, उन्होंने खुद से कहा इतना अच्छा काम होगा कि फिर देश की कुर्सी भी बहुजन समाज के लोगों से, अम्बेडकरवादी लोगों से दूर नहीं रही। तो दिल में बड़ी खुशी है। और मैं जैसा आपने कहा, मेरे बाएं तरफ देश के प्रधानमंत्री का लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, और मेरे बाएं तरफ भी एक हमारी जो है मंत्री जी हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है। और तकलीफ इस बात की है, उन दोनों से कह रहा हूँ आपके माध्यम से, अगर उन पर बात चली जाए, बात की गंभीरता को समझना चाहिए। जहाँ मिर्जापुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जहाँ मूर्ति स्थापित हुई है, वो 2020 की है, मैंने पट्टिका पढ़ी थी। लेकिन वहाँ जो उसका जो ढांचा बनाया गया, मैं कहूँगा कि नेताओं को और पत्रकारों को देखना चाहिए कि इतना इतना गारा वहाँ हो रहा था। उस गरिमा को बना के हम लोगों ने जो है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का माल्यार्पण किया। दिल में इस बात खुशी थी, लेकिन उस वहाँ की जो स्थिति थी और मिर्जापुर शहर की जो स्थिति थी, पहले कहा जाता था अगर किसी को दंडित करना हो, किसी अधिकारी को, तो इस वाले क्षेत्र में उसका ट्रांसफर कर देते थे। आज लग रहा है आज भी वहीं वो जिला पड़ा हुआ है। इसके बारे में उन नेताओं को जो यहाँ से संसद चुन के गए हैं, जो या सरकार में, उनको बहुत जरूर सोचना चाहिए कि वहाँ की जनता जो है वो खुशहाली की तरफ बढ़े और यहाँ विकास के नए रास्ते खुले।